इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन इस टॉपिक के ऊपर 10 MCQs सॉल्व करेंगे। विदाउट टाइम पास लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन of mass m is tied to a string of length l and rotated in a circle with a constant speed v. If the string is released, the stone files. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग को एक स्टोन बांध के रखा है और उसको हाथ में पकड़ के हम उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। सो ये जो भी है, दिस इज द स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को एक एंड को हमने स्टोन बांध दिया। दिस इज दैट स्टोन। ओके, अब ये हाथ में पकड़ के अगर इसको हम मूव करते हैं पूरे सिस्टम को तो इसका सर्कुलर मोशन होगा। अब इस स्टोन का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसको सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ये स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, तो डेफिनेटली ये जो भी स्टोन है ये सीधा निकल जाएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ अलॉन्ग द टेंजेंट। सो इस डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ। सो टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट taking turn bends inward while a car passenger taking same turn is thrown outward. The reason is car is heavier than cycle. Car has 4 wheels while the cycle has only 2 wheels. The difference in the speed of the two, the cyclist has to counteract the centrifugal force, while in case of car only the passenger is thrown बाय दिस फोर्स। तो इसका जो भी आंसर है उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मान के चलिए कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है कुछ इस तरीके का। सो जब इस सर्कुलर पाथ पे साइकिल जाएगा, ओके, तो साइकिल को सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए उस साइकिल को खुद के साइक्लिस्ट को खुद के टर्न करना पड़ता है। ओके, तो जो भी नॉर्मल उस साइकिल और साइक्लिस्ट के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है सरफेस, उसी नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है तो ही डेफिनेटली उसका सर्कुलर मोशन होगा साइक्लिस्ट का। अदरवाइज अगर वो सीधा रहता है वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो सीधा निकल जाएगा क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब कार की बात करते हैं तो ये रोड जो भी है ये ऑलरेडी बैंक्ड है। अब बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके, सो उस कार को बैंकिंग की वजह से जो भी नॉर्मल क्रिएट हो रहा है तो उस नॉर्मल की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, जबकि जो भी पैसेंजर्स है उन पैसेंजर्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता रहेगा और वो सीधा जाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका जो भी आंसर है वो आंसर इज अ डी ऑप्शन। द साइक्लिस्ट हैज़ टू काउंटरएक्ट the centrifugal force while in case of the car only the passenger is thrown by this force। क्योंकि कार के ऊपर कार को नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है तब जाके कार का सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन पैसेंजर यहाँ पे कार में बैठे हैं तो उनके ऊपर वो सीधा जाना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है सीधा जाने की, इसलिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो होते दिखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। Next question, a car sometimes overturns while taking a turn. पलट जाता है कार। When it overturn, it is option A, the inner wheel which leaves the ground first. Second option, the outer wheel which leaves the ground first. Both the wheels leaves the ground simultaneously. ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली कार ऊपर चला जाता, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता अपवर्ड डायरेक्शन में। आइदर व्हील्स लीव द ग्राउंड फर्स्ट, कोई भी हो सकता है। ओके, इनका कहना है फोर्थ ऑप्शन में। अब एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द इनर व्हील विच लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट।
ऐसा क्यों होता है वो हमने थियोरेटिकली पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इनर व्हील के ऊपर, दैट रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 m, दैट इज द मास ऑफ द व्हीकल, इंटू g माइनस वी स्क्वेयर एच अपॉन आर ए। सो यहाँ पे हर टर्म को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v इज द वेलोसिटी विथ विच दैट कार इज टर्निंग, h is a distance of that center of mass of that system means car plus passenger with ground, और r जो भी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस सर्कुलर पाथ का, a is a distance of center of mass from the wheel। ओके, सो ये सब हम थ्योरी में पढ़े हैं। सो इनर व्हील पे जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो है, और आउटर व्हील पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m g प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है, वी स्क्वेयर एच अपॉन आर ए। अब इसका मतलब क्या है देखिए, अगर स्पीड बढ़ता है तो आउटर व्हील के ऊपर, स्पीड बढ़ता है तो आउटर व्हील के ऊपर रिएक्शन बढ़ता है, और इनर व्हील के ऊपर रिएक्शन की वैल्यू कम होता है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर, ओके, सो जब इसकी वैल्यू इतना हो जाता है तब रिएक्शन की वैल्यू इनर व्हील के ऊपर 0 होगा। अब जब रिएक्शन की वैल्यू 0 होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन इनर व्हील्स जो भी है वो ग्राउंड को लेफ्ट करेंगे, वहां से लीव करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स of radii capital R and small r such that their periods are the same, then the ratio between their centripetal acceleration is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं। ओके, सो दो ऑब्जेक्ट्स है हैविंग मास 10 kg एंड 5 kg। सो ये 10 kg का है और ये 5 kg का है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। जो 10 kg का है उसका रेडियस है कैपिटल R, जो 5 kg का मास मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे उसका रेडियस दिया है स्मॉल r। ओके, अब ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि उनके टाइम पीरियड सेम है। अब टाइम पीरियड सेम है तो डेफिनेटली ये 360 डिग्री रोटेट होने के लिए जितना वक्त लेगा ये भी मास 10 kg का 360 डिग्री रोटेट होने के लिए उतना ही टाइम लेगा। ओके, सो दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। अगर दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है तो दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी ये सेम होना चाहिए। ओके, तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी है दिस वन, इसका हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन इज अ ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इट्स अ ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। अब दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो लेना है। अब जब रेशियो लेंगे हम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R अपॉन ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू R कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स नॉर्थ with a uniform velocity. It goes over a piece of mud which sticks to the tire. The particles of the mud as it leaves the ground are thrown. Okay, so यहाँ पे एक कार है, मान के चलिए दिस इज दैट कार विच इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो ये जो भी डायरेक्शन है, मान के चलिए दिस डायरेक्शन इज अ नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, दिस वन इज अ नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पाथ पे मूव हो रहा है उस वक्त वहाँ पे कुछ मड है, तो वो जो भी मड है यहाँ पे लग रहा है इसको। ओके, अब आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली या बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो ये अगर फास्ट जाता है तो हर पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं हो सकता, तो वो लीव कर देते हैं टूवर्ड्स द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उन पार्टिकल्स की, उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि
इसका मोशन जो भी हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्योंकि व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जब वो ग्राउंड को टच हो रहा है उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगा इट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो उसी डायरेक्शन में जो भी मड है जो उसको स्टिक हुआ है, अगर उसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है तो वो यहाँ से लेफ्ट करेगा। तो जो भी डायरेक्शन होगा लेफ्ट का इट इज़ टूवर्ड्स द साउथ, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन जो भी ये साउथ का डायरेक्शन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट execute a horizontal loop with a speed of 150 meter per second with its wings banked at an angle of 12 degree. The radius of the loop is g, we have to take g is equals to 10 meter per second square. So यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। तो as we know that यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगता है, फॉर्मूला ये लगेगा कि बैंकिंग ऑफ कंसेप्ट का जो भी फॉर्मूला वो लगेगा दैट इज अ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ओके, आर जी टैन थीटा। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज अ आर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं हम। मान के चलिए कि जो भी फ्लाइट है उस फ्लाइट को वो इस डायरेक्शन से आ रहा था और उसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या करता है खुद को वो टिल्ट कर लेता है विथ हॉरिजेंटल। ओके, तो जो भी वो एंगल बैंक कर रहा है, टिल्ट कर रहा है, उसको हम बैंकिंग करते हैं। और कितना एंगल टिल्ट किया उसने, 12 डिग्री। ओके, सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गया 12 डिग्री। आर यानी ये जो भी सर्कुलर आर्क बनेगा तो इसका जो भी रेडियस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो वेलोसिटी दिया है इट्स अ 150 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से वो जा रहा है। उसके बाद g की वैल्यू में 10 लेना है, तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। ओके, सो r चाहिए तो r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन g टैन थीटा। सो v की वैल्यू कितना है 150 है, तो 150 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितना है 10 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 12 डिग्री, tan ऑफ 12 डिग्री। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आता है 10.6 इंटू 10⁻³ मीटर। सो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस लूप का इट शुड बी इक्वल्स टू 10.6 किलोमीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। Option A is correct one. Next question. A car is moving on a circular path and takes a turn. If R1 and R2 be the reactions on the inner and outer wheels. Inner wheels के ऊपर R1 इतना रिएक्शन, outer wheels के ऊपर R2 इतना रिएक्शन respectively. Then R1 is equals to R2, R1 is less than R2, R1 is greater than R2, R1 is greater than or equals to R2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिया था इसके पहले भी। सो R1 इज इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल M G माइनस V स्क्वायर H अपॉन RA, where A is a distance of center of mass of that system and wheels, H is a center of mass का distance from the ground, V is a speed, R is the radius of curvature, G is the acceleration due to gravity। So inner wheel पे इतना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, आउटर व्हील के ऊपर रिएक्शन जो भी प्रोड्यूस होगा इट्स अ हाफ M इंटू G प्लस V स्क्वायर H अपॉन RA। ओके, इनर व्हील आउटर व्हील के ऊपर इतना रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि कार इज मूविंग। अगर कार मोशन में है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो डेफिनेटली R1 की वैल्यू कम आएगा एज कम्पेयर टू R2। अब वो टर्निंग के ऊपर अगर व्हीकल खड़ा है तो उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा तो इनर व्हील के ऊपर हाफ
mg इतना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, आउटर के ऊपर भी हाफ mg इतना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा अगर व्हीकल एक जगह स्टेबल है तो। लेकिन अगर वो मोशन में है तो वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली r1 जो भी रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू r2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question. A road is 10 meter wide. Its radius of curvature is 50 meter. Okay. The outer edge is above the lower edge by a distance of 1.5 meter. Okay. This road is most suited for the velocity. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। तो किसने वेलोसिटी से अगर व्हीकल जाता है तो वो वहाँ पे टर्न यानी स्किड नहीं होगा, टर्न कर पाएगा, वो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रोड का सरफेस है। ओके, सो रोड का विड्थ जो भी दिया है यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू दिया है जिसको हम एल कंसिडर करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर। उसके बाद ये जो दिया है हाइट, आउटर एज कितना लिफ्ट किया है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर एज, उसकी वैल्यू दिया है 1.5 मीटर। सो एच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अब यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट के हिसाब से हमें ये एंगल कंसिडर करना होगा। दिस इज अ थीटा विच इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो यहाँ पे सेफ वेलोसिटी जो का फॉर्मूला है विच v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है, टैन थीटा। ओके, सो इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। तो v स्क्वायर अपॉन आर जी या एज इट इज रख देंगे इसको। ओके, अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी h अपॉन l। सो दिस इज इक्वल्स टू आर जी एच अपॉन l। ये होगा v स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके बेसिस पे v की वैल्यू क्या होगा, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी एच अपॉन l। ओके, ये सभी स्क्वायर रूट में है। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मीटर है। जी की वैल्यू कितना लेंगे हम, 9.8 लेंगे। एच की वैल्यू कितना लेंगे हम, 1.5 लेंगे अपॉन 10। सो विड्थ जो भी है रोड का वो 10 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग आता है 8.57 मीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट जो भी है 8.5 मीटर सेकंड। तो दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ओवरब्रिज इज कॉन्केव इंस्टेंट ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स, द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजिशन विल बी। ओके, सो कितना थ्रस्ट क्रिएट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, जनरली वो चार ऑप्शंस होना चाहिए। सो जो भी थ्रस्ट है ये एक्चुअली बाय द रोड ऑन व्हीकल होना चाहिए। ओके, बाय द रोड ऑन द व्हीकल होना चाहिए। ओके, तो सिचुएशन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज अ कॉन्केव ब्रिज ऑन विच दिस व्हीकल इज मूविंग। अब इस व्हीकल का जब मोशन होगा तो इसका सर्कुलर मोशन होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस व्हीकल के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब उसके मास की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दूसरा फोर्स होगा वो रोड इस व्हीकल के ऊपर एक नॉर्मल क्रिएट करेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब ये दो फोर्सेस जो भी है उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक होगा mg और दूसरा होगा नॉर्मल। ओके, सो ये रोड इसके ऊपर कितना नॉर्मल क्रिएट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज द थ्रस्ट बाय द रोड ऑन द व्हीकल। अब इस mg को हम क्या कर लेंगे, इस mg को हम रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग दिस नॉर्मल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, सो mg ने यहाँ पे जो एंगल किया है इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं।
सो इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट बनेगा एम जी का along this direction, it should be equals to mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट बनेगा इट शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। ओके, अब हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में सोचना है, इस डायरेक्शन में। ओके, सो उस व्हीकल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली उस व्हीकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा। जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस केस में मिल रहा है इट इज इक्वल्स टू नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ओके, सो देयरफॉर नॉर्मल की वैल्यू जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब इन्होंने क्या पूछा है हमें? द थ्रस्ट बाय द रोड एट द लोएस्ट पोजिशन। अब लोएस्ट पोजिशन मीन्स ये पोजिशन होगा। ओके, और इस पॉइंट पे अगर हम एंगल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 0। अगर कॉस ऑफ 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट बिकम अ 1। सो देयरफॉर एट अ लोएस्ट पोजीशन जो भी थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है विच इज अ नॉर्मल, इट शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। तो आंसर ए होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अ मास of 100 gram is tied to one end of a string 2 meter long. The body is revolving in a horizontal circle making a maximum of 200 revolution per minute. Okay, so the other end of the string is fixed at the center of the circle of revolution. The maximum tension that string can be bear is approximately. तो यहाँ पे वो मैक्सिमम कितना रिवोल्यूशन कर सकता है? 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब ये दिया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी है इट इज इक्वल्स टू 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज द आरपीएम। ओके, अब इसको हमें पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 60 हर्ट्ज, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगा रिवोल्यूशन पर सेकंड। सो ये हो जाएगा 20/6 हर्ट्ज। हमें पता चल गया फ्रीक्वेंसी, तो इसके बेसिस पे हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन। सो दिस इज इक्वल्स टू 40/6 पाई। एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 40/6 पाई हर्ट्ज, सॉरी रेडियन पर सेकंड। ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। अब एक बार हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पता चल चुका है। अब यहाँ पे रेडियस पता है, स्ट्रिंग का लेंथ जो भी है, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। उसके बाद मास पता है, मास इज इक्वल्स टू 0.1 kg। ओके, अब ये सभी वैल्यूज पता चल चुके हैं। अब हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि टेंशन ही वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो टेंशन की जो भी वैल्यू होगा, सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो एम की वैल्यू पता है 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर होगा, सो 40/6 पाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना है? 2 मीटर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो भी आएगा इट इज़ अराउंड 87.64 न्यूटन। सो आंसर डी इज करेक्ट वन। इस तरीके से हम बहुत सारे एमसीक्यूज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ हायर लेवल के प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।